गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। वीडियो में रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ। कविता जैन और राजेश पालवे पिछले शो से हमारे साथ बने हुए हैं। रचना वैद्य और विकास सालुंके जुड़ेंगे अपनी टॉप ट्रेड्स के साथ। बिग मार्केट वॉइसेस में आज दो खास मेहमान जुड़ेंगे। फंडामेंटल्स पर प्रकाश दीवान से बातचीत होगी और टेक्निकल्स पर सुशील केडिया से करेंगे खास बातचीत। पहले जरा एक मार्केट का टेक्सचर। मार्केट में आज पहली स्विंग गैप अप के बाद एक डिप आई, उस डिप में बाइंग, और आज मार्केट को लीड कर रहे हैं दो सेक्टर्स, आईटी और मेटल्स। एक बार निफ्टी आईटी और निफ्टी मेटल्स देखते हैं। हालांकि बैंक निफ्टी भी ठीक ठाक कर रहा है, लेकिन निफ्टी आईटी में करीब 1% की रैली और निफ्टी मेटल्स में करीब 1.25% की रैली इस समय। और टॉप गेनर्स में ज़्यादातर मेटल नेम्स, हिंदुस्तान कॉपर, नैल्को, सेल और कुछ और स्टॉक्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज, एक्साइड इंडस्ट्रीज और इन्फोसिस इंडेक्स में आज का स्टार परफॉर्मर करीब 0.25% गेंस के साथ निफ्टी का टॉप कंट्रीब्यूटर। वीरू। बिल्कुल, तो आपने अभी अनुज से बाजार की अब तक की छोटी सी समरी को समझाया, बाजार में हो क्या रहा है। मेटल्स एट ऑल टाइम हाई, और अभी हमने पिछले कार्यक्रम में इस पर डिस्कशन किया, डेडिकेटेड डिस्कशन। मैंने एडिटर स्टेक में बात भी करी, और लुक एट टाटा स्टील 168 पे अपने करियर के हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। पिछले ये इस मूव की आई थिंक जो बड़ी बात रही वो ये थी कि ये स्क्रीन पे प्ले आउट हुआ है आज। नाइस। अब एक काम करते हैं, पैनल से आपको अवगत कराते हैं कविता जी से, राजेश पालवे जी से और विकास। रचना वैद्य हमारे साथ इस पैनल में है। रचना जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपका ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त? जी गुड मॉर्निंग। और मेरा ट्रेड रहेगा इस वक्त टाटा स्टील के ही फ्यूचर्स पे, और मेटल्स में जो तेजी है उसको एनकैश करने की यहाँ पे बात है। टाटा स्टील ने आज एक ब्रेकआउट दिया है 2-3 दिन की रेंज में से। यहाँ पे फ्यूचर्स पे अगर हम लॉन्ग करते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 167, अभी 169 पे है, 167 का ऐसा अगर लगाएंगे तो ऊपर वाली साइड पे हमारा टारगेट होना चाहिए 172 एंड 175। ओके रचना जी, गुड मॉर्निंग। दूसरे पे और मेरी दूसरी जो पिक रहेगी वो वीईडीएल रहेगी। वीईडीएल में भी एक अच्छा चैनल में से ब्रेकआउट आया है, और फ्यूचर्स पे अभी ये 330 के करीब है। यहाँ पे अगर हम 325 पे ऐसे लगा पाए तो हमारा टारगेट होना चाहिए 340 एंड 345। ओके, तो चलिए वेदांता यहाँ पर एक दूसरे पे का। अब विकास सालुंके को जोड़ लेते हैं। विकास जी गुड मॉर्निंग, आपकी ट्रेड्स? गुड मॉर्निंग अनुज जी, और सबको गुड़ी पड़वा की हार्दिक शुभेच्छा। देखो, ओवरऑल मार्केट में आज अच्छा मोमेंटम देखने मिला, बट इंडेक्स पे थोड़ा सा अपसाइड में एक रेजिस्टेंस देखने मिल सकता है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पे मेटल पैड में एक अच्छा रुझान देखने मिल रहा है। तो स्टील अथॉरिटी यहाँ पे मुझे लगता है एक अच्छा कैंडिडेट बन रहा है। वीकली चार्ट पे भी अच्छा ब्रेकआउट इस काउंटर में देखने मिला है, और उसको कंटिन्यू करते हुए देखने मिल रहा है। तो 158 के टारगेट के लिए स्टील अथॉरिटी को यहाँ पे बाय करना है। नीचे में जो इमीडिएट सपोर्ट देखने मिल रहा है 145, 146, तो 145 के स्टॉप लॉस इसमें बाय करना चाहिए। 158 का पहला टारगेट। दूसरा रहेगा आरती इंडस्ट्री। आरती इंडस्ट्री में वीकली चार्ट पे एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला है, और यहाँ से अच्छा सस्टेन भी हो रहा है। 710 के ऊपर का ब्रेकआउट है, उसके ऊपर फिलहाल तो ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। तो 754 के टारगेट के लिए इसको बाय करना है। नीचे में 695 का स्टॉप लॉस लगा। ओके राजेश जी, आपने क्या पिक किए इस समय के दो पिक्स? तो अनुज जी, पहला स्टॉक वेदांता ही रहेगा मेटल स्पेस में से, और हमें लगता है वेदांता में जिस तरीके से ब्रेकआउट मिला है मंथली और वीकली चार्ट पे, ये क्लियरली दिखाता है कि एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक एक रेंज ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है। और यहाँ पे हमें लगता है कि ये पोजिशनली भी एक अच्छा अप मूव कंटिन्यू करते हुए दिखेगा। बट ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लगता है यहाँ पे जो टारगेट एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं वो 338, 340 की तरफ। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 323 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है वो है यूनाइटेड ब्रेवरीज, यूबीएल। यहाँ पे देखें तो थर्ड कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे स्टॉक हायर हाई लो फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है। स्टॉक को अगर हम देखें तो यहाँ पे एक नियर टर्म रेंज का ब्रेकआउट भी होते हुए दिखा है। स्टॉक कंफर्टेबली अपने सारे नियर टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। यहाँ पे हमें एक अच्छा अप मूव आते हुए लगता है कि पोजिशनली भी एक अच्छा मोमेंटम आते हुए दिख सकता है। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 1870 से लेके 1880 की तरफ यहाँ पे टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब 1832 के आसपास। ओके, यूबीएल 1844 पे। कविता जी आपका ट्रेड, आपके दो ट्रेड्स? या सो मेटल्स में अच्छी मूवमेंट है। आज शुरुआत भी हमने मेटल से की थी। जेएसडब्ल्यू स्टील पर भी ध्यान देना चाहिए। ये कॉल हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ शेयर किया है एज अ डिस्क्लेमर।
JSW Steel as of now 887 के लेवल पर है। फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 895 JSW Steel पर एक बाय ट्रेड स्टेट इनिशिएट कर सकते हैं। 879 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अनादर मुझे लगता है ये लिटिल प्रीएम्प्ट कर रही हूँ, सिंस रियलिटी में एक अच्छे मूव बन रहे हैं, मुझे लगता है DLF पर भी मूव एक्सटेंड होता हुआ दिखना चाहिए। वंस ये काउंटर 932 के लेवल के ऊपर सस्टेन करने लगे, मुझे लगता है 942 950 के प्राइस टारगेट की तरफ ये बढ़ता हुआ दिखेगा। इन दैट केस स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 917 का। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और मार्केट फंडामेंटल्स पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रकाश दीवान जुड़ गए हैं। प्रकाश, गुड मॉर्निंग। मेटल से शुरुआत करते हैं आज, शानदार मोमेंटम, क्या व्यू बन रहा है यहाँ पर? गुड मॉर्निंग अनुज, आपको भी गुड़ी पड़वा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी प्रकाश। मेटल्स आर लाइकली टू शाइन, कोई डाउट नहीं है उसमें। ऑफ कोर्स हर एक फेरस नॉन फेरस के लिए जो ड्राइविंग फैक्टर्स हैं वो काफी अलग हैं। फॉर एग्जांपल जो फेरस में था कि एक चाइना की तरफ से जो हमेशा डंपिंग का प्रेशर सोचते थे रहेगा, प्राइस कट्स का रहेगा, वो अब हो नहीं रहा है, क्योंकि चाइनीज इकोनॉमी में जो रिवाइवल दिख रहा है उसके लिए जो डिमांड मेटल की है और हमारे डोमेस्टिकली इतना रियलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो ग्रोथ हो रहा है वहां पे भी इस टाइप का है। थोड़ा सा इनपुट साइड पे कोक की वजह से, कोकिंग कोल की वजह से थोड़ा सा भाव बढ़ा है, पर जिस हिसाब से माइनिंग का आपने देखा एक नया दौर आफ्टन का शुरू हुआ, लोगों के मतलब रॉ मटेरियल सिक्योरिटीज इंटैक्ट हो गई, उस हिसाब से देखें कुछ कंपनीज इसमें है जो प्राइमरी मेटल प्रोड्यूसर्स फेरस साइड में है, उनसे ज्यादा जो नॉन फेरस में, वहां पे आपको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट, खास करके जो कॉपर को लेके वेदांता, इंडाल्को, इन सब में अगर आप देखें तो थोड़ा सा आपको ज्यादा एक सिक्योर ग्रोथ दिखना शुरू हो गया है। तो आई वुड बिलीव कि वाइल स्टील वाली कंपनीज भी चलेंगी, उसमें भी खास करके जो बड़ी है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को देख लीजिए, टाटा स्टील, सब में पॉजिटिविटी है। बट कॉपर को लेके जो पोजिशनिंग है, एल्यूमिनियम को, कॉपर को, उसमें वेदांता और इंडाल्को, पर्टिकुलरली इंडाल्को मुझे लगता है अभी भी अंडर वैल्यूड है। वो जब रिजल्ट के बाद गिरा था, वो पूरी रिकवरी अभी बाकी है, तो हुई नहीं है। यहाँ से अच्छी खासी आपको एक 25-30% की साल की अपसाइड बनती हुई दिख सकती। ओके जी हाँ प्रकाश, आपको भी सॉरी मैं विश करना भूल गया, आपको भी फेस्टिविटीज़ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आईटी पर क्या व्यू बन रहा है आज? इन्फोसिस पर एक अपग्रेड आया, एक मार्केट में वापस कवायद शुरू हो गई है कि क्या इन्फोसिस फिर बायबैक लेकर आएगी। क्या व्यू बन रहा है आपका यहाँ पर लार्ज कैप आईटी पर? अनुज, आईटी में इस जंक्चर में पता है हो क्या रहा है कि जो एक्सचेंजर के नंबर्स आए थे वहां से एक आपको वीकनेस दिखनी शुरू हुई, खास करके लार्ज कैप आईटी की। पर हमारे यहाँ जो आईटी कंपनीज है उनका रुख जो है वो बहुत अलग रहता है। वो जो जिस पॉकेट्स में वो कामकाज करते हैं वहां से इंप्रूवमेंट आने की गुंजाइश थोड़ी सी ज्यादा भी दिखती है कभी कभार। तो मुझे लगता है एक बार रिजल्ट्स आ जाए, आपको हेड काउंट में अगर थोड़ी सी भी इंप्रूवमेंट या स्टेबिलिटी आते दिखती है तो वो होगा। क्योंकि हो क्या रहा है कि हर एक जना एआई के पीछे लगा हुआ है, कि यूएस में देख लीजिए, आप कहीं भी देख लीजिए, कोई भी एनालिस्ट को देखिए, तो जो एआई का जो फोकस है वो इतना ज्यादा है कि बाकी सब कारोबार ऐसे लग रहे हैं कि जैसे कि बंद हो जाएंगे। तो होता तो ये है नहीं, असलियत में ये है कि बाकी कारोबार भी चलेंगे। और जिस हिसाब से इंडस्ट्रियलाइजेशन यूएस में वापस आ रहा है, और जो 2 साल पहले, 1.5 साल पहले हम रिसेशन की आशंका करके बैठे थे, वो तो एक पूरी तरह से बदल गया है। 180 डिग्री चेंज है वहां से। कहना मतलब ये है मेरा कि आपको अगर BMW, टाटा टेक जैसे अनाउंसमेंट्स आना शुरू होते हैं, बड़े कंपनीज वापस अपना चेकबुक लेके बैठते हैं और नए कॉन्ट्रैक्ट्स में आते हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट विंस में, हेडकाउंट इंप्रूवमेंट में और आपकी मार्जिन प्रोफाइल में, तीनों में इंप्रूवमेंट आपको इन दिख सकता है। 12 तारीख को है, नतीजे देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा व्यू थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बन सकता है। बट आई एक्सपेक्ट कि अर्निंग्स में हम जा रहे हैं बिना एक्सपेक्टेशन के, विच इज अ वेरी गुड न्यूज। प्रकाश सर नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ, आपको भी गुड़ी पड़वा की और नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। सर ये बताइए, लगभग 6 साल के कंसोलिडेशन के बाद मारुति फाइनली वो आई थिंक 10,200 का ड्रीम ब्रेकआउट, ये आपकी प्रिफर्ड बाय कॉल्स में था। अभी आपका व्यू क्या बन रहा है? आई मीन लगभग 30% का स्विंग हमको मिल चुका है मात्र इन कुछ महीनों में उस ड्रीम ब्रेकआउट के बाद। अभी आपका सेंस क्या कह रहा है? 30% का स्विंग ऑलमोस्ट है, अब क्या करना चाहिए इस प्राइस पे? गुड मॉर्निंग वीरू, आपको भी पड़वा की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
मारुति पिछले साल यही समय पे अंदाजित, मेरे को एग्जैक्ट डेट्स तो नहीं याद है, बट 6600-6500 के करीब हुआ करता था। वहां से ये ऑलमोस्ट डबल हो गया है। अब आप ये देखिए कि इसी पीरियड में पिछले साल कैलेंडर 23 में जनवरी से दिसंबर तक टाटा मोटर्स भी डबल हुआ है। तो मारुति का डबल होना कोई बहुत वो नहीं है, जिसको कहते हैं ना, सरप्राइज नहीं है। उसका कारण था कि उस समय जिस टाइप का दबाव चिप्स को लेके सेल्स पे, प्रोडक्शन पे, सेल्स पे था, और एक एक मारुति के साथ ना एक वो था, एक नेगेटिव जो मानते थे, गिनते थे लोग कि भाई ये इलेक्ट्रिक में तो है ही नहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही नहीं बना पाए ये लोग। जबकि टाटा मोटर्स, महिंद्रा सभी लगे हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना के बेचने में। मारुति ने सीधा उसको बाईपास करके हाइब्रिड पे शिफ्ट कर दिया। और मैं ये पिछली बार समझाया था कि जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है हमारे यहाँ, उसका अडॉप्टेशन जो है वो ज्यादा होगा। उसका रीजन है वीरू, आप देखिए, आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल तो फुल चार्ज करके ही चलाना पड़ता है, हाइब्रिड व्हीकल तो आप पेट्रोल पे भी चला सकते हैं, और वो अपना बैटरी का भी उसमें उपयोग होने की वजह से आपकी माइलेज बढ़ जाती है। और कौन हिंदुस्तानी है जिसको गाड़ी की माइलेज पसंद नहीं आती, तो अच्छी माइलेज पसंद नहीं आती। तो ये जो व्हीकल्स अब लॉन्च कर रहे हैं टोयोटा के साथ साझेदारी में, मुझे लगता है मारुति का तो ये ग्रोथ फेज बहुत ही बढ़िया वो होगा, आगे चल के कायम होगा। तो अभी भी यहाँ से तो 1-2 साल में मुझे लगता है बहुत बड़ी अपसाइड होगी। और जो पेरेंट का इनको कॉन्फिडेंस है, जिस हिसाब से पेरेंट ने सुजुकी गुजरात में इनको हिस्सेदारी दी है MSIL को, उसके बदले उन्होंने इक्विटी ली है, पैसे नहीं लिए, इक्विटी लिए। तो उनको भी कॉन्फिडेंस है कि ये जो डोमेस्टिक इंडियन वेंचर है वो बहुत बढ़िया काम कर पाएगा। तो आई थिंक मारुति के अच्छे दिन अभी शुरू हुए वापस से आना, और जैसे जैसे SUV में उनकी साख बढ़ती जाएगी, हाइब्रिड में नए मॉडल्स आते जाएंगे, आई थिंक थिंग्स विल बी वेरी पॉजिटिवली डिफरेंट। ओके, मारुति पे एक बहुत ही पॉजिटिव व्यू यहाँ पे प्रकाश जी का। व्हाइट गुड सेगमेंट में प्रकाश सर बहुत दिनों बाद रंगत है, हालांकि रंगत जिस कारण है वो हमारी काया के लिए अच्छा नहीं है, मतलब टेम्परेचर बहुत अप है इस बार। बट व्हाइट गुड में ही अगर मैं थोड़ा सा और स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करूँ तो डिक्सन ने बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया। उन्होंने एक इकाई जोड़ी है, बाय आउट किया है एक नोएडा स्पेसिफिक बेस्ड एक कंपनी को। इसमें से ज़्यादा झुकाव किस तरफ है आपका? नहीं, इनमें से तो मुझे हमेशा नहीं, इसमें देखिए, हमेशा मुझे एक चीज समझ आई है कि वोल्टास या ब्लू स्टार या हैवेल्स, ये सब जब एसी बेचने का कंपटीशन इतना होता है तो उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा हो सकता है मार्केट शेयर में लेके, मार्जिन्स को लेके। ऑफ कोर्स वोल्टास ने जिस टाइप के आंकड़े दर्ज किए, बहुत ही तारीफ काबिल है कि एक हिंदुस्तान की कंपनी ने इतने बड़े पैमाने पे स्केल अप करने की कोशिश की और उसमें सक्षम रहे। बट मुझे जो लगता है कि जो सप्लायर्स होते हैं, जो इनको सप्लाई करते हैं, इनका काम आउटसोर्स इनको होता है, वहां अगर आप देखें तो उसमें से एम्बर जो है वो एक बहुत ही यूनिक बिजनेस मॉडल है, मुझे तो पहले से बहुत पसंद है। और वहां पे अब क्या हो रहा है कि एम्बर ने रेलवेज के साथ भी काफी चीजों में मतलब हिस्सेदारी, अलग अलग जेवीज बना के कामकाज करना शुरू किया है। तो अगर आपको ऐसा इस टाइप का कोई प्ले मिल जाए जो व्हाइट गुड्स में भी एक पाव है, जहाँ पे सक्सेसफुल काम हो रहा है, ग्रोथ आ रही है, और दूसरा आपके पास एक ये है, तो वो बैलेंसिंग जो है वो आपको एम्बर एंटरप्राइज में अच्छा खासा मिल सकता है। सो ऑफ कोर्स ये हमेशा वैल्यूएशन के तौर पे थोड़ा महंगा लगेगा, क्योंकि बिजनेस मॉडल इसका ऐसा यूनिक है, और यूनिक इन द सेंस एक स्केल का है, ताकि बाकी लोगों को इस तक यहाँ तक पहुंचने में समय लग सकता है। बट एम्बर इज प्रोबब्ली द बेस्ट वे टू प्ले दिस थीम। वोल्टास में अगर डिप्स पे आपको मिलता है तो ले सकते हैं, क्योंकि एसी के अलावा भी काफी बढ़िया काम है उनका, वो भी आपको वो दिखेगा। सो कई फैक्टर्स हैं, तो कैप गुड्स में और खास करके व्हाइट गुड्स में ये इस टाइप की चीजों में आपको थोड़ा सा कंजम्पशन के पैटर्न्स जो है थोड़े बैलेंस जहाँ पे उन्हीं को लिया जा सकता। बिल्कुल। और एम्बर खैर प्रकाश का बहुत फेवरेट स्टॉक रहा है, मेरे ख्याल से 700-800 रुपये से उनका एक व्यू रहा है इसके ऊपर पॉजिटिव। रियल एस्टेट आज शानदार मूव्स गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में, DLF में हमने लगातार ऑल टाइम हाई देखे हैं, सिग्नेचर ग्लोबल ने शानदार रिटर्न्स दिए हैं, बैंगलोर की कंपनी ने शानदार रिटर्न्स दिए हैं। क्या व्यू बन रहा है यहाँ पर? नहीं अनुज, देखिए रियल एस्टेट में तो कहीं धीमापन आ ही नहीं रहा। मतलब आप देखें, प्रीमियम जो अफोर्डेबल में था वो छोड़ के भी लोग प्रीमियम की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि रियल एस्टेट में हमारे यहाँ जो ग्रोथ अब कायम हो रहा है, और जिस हिसाब से इसमें ट्रांसपेरेंसी आई है, जिस हिसाब से रेरा के आने के बाद एग्जीक्यूशन एक रिस्क जो है वो काफी हद तक घट गया या मतलब मैनेज हो गया है। मुझे लगता है रियल एस्टेट में छोटी कंपनीज हैं
जो टियर 2 कंपनीज है या जो नॉन मेट्रो शहरों में है, वहां पे अब आपको नेक्स्ट राउंड ऑफ ग्रोथ एक्सपेंशन जो है वो दिखेगा। एक छोटी सी कंपनी, छोटी तो मैं पता नहीं बोलूंगा नहीं, बट अहमदाबाद में एक कंपनी है गणेश हाउसिंग बोल के। अब आप उसको देखें तो उन्होंने रिजल्ट्स, बहुत अच्छे रिजल्ट्स दर्ज किए, उसके बाद स्टॉक चला भी है। मैं ये नहीं कह रहा कि स्टॉक चला नहीं, करीब 600 के आसपास से वो 750 800 के करीब गया भी है। लेकिन जो लैंड बैंक उनके पास है अहमदाबाद सिटी में, अहमदाबाद सिटी के आसपास जो प्राइम एरियाज में, उसका अगर ये मोनेटाइजेशन अगले 4-5 साल में करते हैं तो यहाँ से इनकी रेवेन्यू करीब 14-15 हजार करोड़ तक का अनुमान लग रहा है कि हो सकती है। और अगर जिस प्रॉफिट मार्जिन पे काम करते हैं उसको आप वो करें तो यहाँ से भी वो, अगर प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देख लें तो वही मेरे ख्याल से करीब 500 करोड़ अगर आती है तो ये सारा हुलिया बदल जाएगा। क्योंकि अभी तो कंपनी आपको शुरू किया है इसने प्रोमिनेंट प्रोजेक्ट्स में, बड़े स्केल के प्रोजेक्ट्स में, अभी एक SEZ का भी ऐलान किया है इन्होंने। सो आई थिंक यू विल हैव टू लुक एट थोड़ा लोकेशन स्पेसिफिक प्लेयर्स जिनके पास बैलेंस शीट अच्छी। अच्छा, बाय द वे मैंने जब देखा तो ये एक ही कंपनी मुझे दिखी जहां प्रमोटर की हिस्सेदारी 75% अनप्लेज्ड है। मतलब नॉर्मली होता नहीं है रियल एस्टेट में, हमेशा कुछ ना कुछ आपने देखा है प्रमोटर्स प्लेज करके उसको एक्विजिशंस के लिए काम करते हैं, यहाँ पे वो भी नहीं है। तो बहुत बढ़िया लेवरेज बैलेंस शीट है, डीलेवरेज है, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन अच्छा है। अहमदाबाद का एक्सपेंशन हम सभी देख ही रहे, बट जैसे मैंने कहा थोड़ा सा हाल में चल गया तो उससे आप थोड़े संकोच करने लगेंगे कि ये तो चल चुका है। लेकिन रियल एस्टेट में जिस टाइप की तेजी दिख रही है अगले 1-2 साल में, आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी इशू। राइट प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। मीनवाइल आप सुबह आज इंटरग्लोब हमने एक्सप्लेन किया था एक थीसिस उसका, एक बार फिर उसको लेकर आइए। ये अब एक ऐसा स्टॉक है जिसको आप अब हर डिप पर उस पर ध्यान रखिए। अब फिर से फ्रेश ऑल टाइम हाई पर ये स्टॉक, क्या शानदार मोमेंटम रहा है यहाँ पर। अब बात करते हैं हम केडिया नोवेमेक्स के फाउंडर सुशील केडिया से। और आज मंगलवार है, गुड़ी पड़वा है और आज सुशील का जन्मदिन भी है। हैप्पी बर्थडे सुशील। सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और ईश्वर से यही कृपा करेंगे, यही उम्मीद करेंगे कि आपके ऊपर कृपा बनी रहे और आप इसी तरीके से हमारे लिए इतनी शानदार कॉल्स लाते रहें और आपकी हेल्थ वेल्थ सब बरकरार रहे इस साल। बड़ी मिठास है आपकी इन शुभकामनाओं में, तो उसके लिए विशेष धन्यवाद। सुशील, एक चीज़ मैं कहूँगा, पिछले साल यही हफ्ता था, आपको शायद याद हो या ना हो, आपने एक कॉल दी थी वोल्टास पर, वो भी आपका बर्थडे वीक था, जिसमें आपने कहा था 1 का 2 हो जाएगा। वो कई टाइम तक चला नहीं वो, लेकिन जब चलना शुरू हुआ तो वाकई में उसने शानदार मोमेंटम आया और अब वो ऑलमोस्ट डबल हो गया उस लेवल से। पहले तो इस कॉल को रिविजिट करते हैं, यहाँ पर क्या करना है अब यहाँ से मुनाफा खाना है और इसको वापस पिछले साल वाले भाव पे लेंगे 6 महीने बाद। ये देखिए, अगर पीसीआर मेरे स्क्रीन पे उस चार्ट को दिखा पा रहा है, इसकी पूरी चाल कंप्लीट हो गई है और लास्ट जो 2 दिन में इसका एक्सप्लोसिव मूव है, क्लाइमैक्स है। तो जब भी ये 3-4 दिन के बंद भाव के नीचे बंद आया, खाओ पियो भूल जाओ, वापस 700 रुपए मिलेंगे 6 महीने में। ठीक है, एक और स्टॉक जो मुझे आपसे डिस्कस करना है, गोदरेज प्रॉपर्टीज। आई थिंक हमने डिस्कस किया था ये स्टॉक करीब 2100 पर। अब इसमें अच्छे मोमेंटम है, यहाँ पर भी क्या प्रॉफिट बुक करना है? हाँ देखिए, 2100 पर हमने ज्यादा नहीं 15 दिन पहले बात की थी, 2 मंगलवार पहले न्यू हाई का हमारा अंदेशा था। आज वो आ चुका है और यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। और जैसे ये आपकी लेटेस्ट अप ट्रेंड लाइन टूटती है, आज का लो टूटता है, उसके बाद इसको लॉन्ग होल्ड करने का कोई लॉजिक बनता ही नहीं है। वापस गोदरेज प्रॉपर्टीज भी 2100 में मिल जाएगा, तो कोई आश्चर्य नहीं। ओके, चलिए। अच्छा, अब एक आपका कुछ रिटर्न गिफ्ट, बर्थडे पिक क्या रहेगी आज की सुशील? ये बर्थडे पिक एक भाव क्रिएट कर देता है, खास करके जब हम स्टॉप लॉस बेस्ड विचार से चलते हैं। तो मैं आपको 2 बर्थडे गिफ्ट देता हूँ, एक नहीं 2, एक देशी और एक परदेशी। हमारे आपके काफी एनआरआई दर्शक हैं, ग्लोबल कई फंड मैनेजर्स भी मुझे कहते हैं जब से हिंदी के चैनल में शिफ्ट हो गए, उन्हें हिंदी में सुनना अच्छा लगता है। तो देखिए, बाटा की जो चार्ट है हमारे सामने, मैं इसको थोड़ा लार्जर टाइम फ्रेम में दिखाऊं। बाटा की ये चार्ट मुझे लगता है 1350 की 10-20 रुपए की मंदी अपनी जगह पर है। यहाँ भी टुकड़े टुकड़े में आपको सौदा बनाना पड़ेगा, कोई अप ट्रेंड शुरू नहीं हुआ है। ये मेरा अनुमान है कि यहाँ से बहुत ही तीखा अप ट्रेंड शुरू होगा। जब तक वो शुरू नहीं होता है, बड़ी पोजीशन नहीं ले सकते। मे बी आप 1/3 ऑफ टोटल एक्सपोजर लीजिए। और ये वीकली चार्ट पे आप देखो,
जिस दिन ये 1600 के ऊपर चल पड़ेगा तब मैं कहूंगा पोजीशन को 2 गुना या 3 गुना करो। और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि बाटा अगले साल मार्च अप्रैल तक 2025 में ये 2600-2700 का भाव हो जाए। बाटा की एडवर्टाइजमेंट्स को देखिए, कभी खोल के सोशल मीडिया पे भी आती है, और कभी उसके स्टोर पे जाइए, जिस लेवल की ब्रांड रिपोजिशनिंग इसकी चल रही है, और बहुत सारे पास्ट के जो कारण है, रिजल्ट्स और ले ऑफ्स और वो आपके वन टाइम सेटलमेंट्स, वीआरएस, तो कोई वजह होती है तभी स्टॉक आज 30,000 की निफ्टी पे हमको बाटा उसी भाव पे मिल रहा है जब ये 12,000 की 13,000 की निफ्टी होती थी। तो मुझे बाटा एक बड़ा सेफ ट्रेड लगता है। और आपके ग्लोबल निवेशकों के लिए जैसे बाटा डबल हो जाएगा, वैसे देखिए टेस्ला की वीकली चार्ट है, मैं इसको और थोड़ा जूम करता हूँ डेली व्यू में, मुझे लगता है यहाँ से टेस्ला भी डबल हो जाएगा। हालांकि इसको 1 साल नहीं लगेगा, बाटा को आराम आराम से बढ़ना है, और टेस्ला मुझे लगता है अगले 3 से 4 महीने में डबल हो सकता है। तो ये मैं अगर किसी तरह से इन्हें बर्थडे पिक में आप क्वालिफाई करना चाहो तो ये मेरे 2 बड़े स्ट्रॉन्ग कॉल्स हैं। कोर्स टेक्निकल इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में स्टॉप लॉसेस रखने होते हैं, तो बाटा जो लोग सिर्फ इंडिया में निवेश करते हैं, और जो इंडियंस चाहे वो एनआरआई हो, चाहे यहाँ से भी जो रिपैट्रिएट करके पैसे आरबीआई की स्कीम में इन्वेस्ट $150,000 आप साल में इन्वेस्ट कर सकते हो, तो मैं कहूंगा टेस्ला और एप्पल भी आप ले सकते हो। एक चार्ट मुझे अनुज और दिखाने दीजिए। टेक्निकल एनालिसिस की भाषा सारे संसार में चलती है। ये देखिए एप्पल की चार्ट, ये एप्पल मुझे कम से कम 50% उछलने की तैयारी में लगता है, और ये किसी भी टाइम चाल शुरू हो जाएगी। 168 वाला 240-50 हो जाएगा। तो टेस्ला, एप्पल और बाटा, ये 3 मेरे बिग पिक्स हैं। सुशील जी, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। पहले तो मेरी तरफ से आपको एक बार फिर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मन की शांति, धन और स्वास्थ्य सब आपको मिले। एक स्पेस और जहाँ पे बाजार बहुत इंटरेस्टेड है जानने के लिए कि बॉटम बन गया कि नहीं बन गया, और आप देखिए 2 चीज़ तो उसमें से, एक आईटी डिफेंसेस में और एक आपका आप एफएमसीजी, 2 स्पेस ये, और एक हो गया केमिकल बास्केट, जिसमें बड़े एग्रेसिव शॉट्स थे। इस मंथ में शॉट्स आए भी। इन तीनों पर आपका व्यू, और इसमें से बेस्ट प्लेस्ड क्या है अपस्विंग को खेलने के लिए, जो रिवॉर्ड अच्छा दे रहा है इस वक्त? तो देखिए, त्वरित लाभ की आकांक्षा, अगले 1 घंटे में ही मालामाल हो जाए, रातों रात अरबपति हो जाए, इस भावना से बहुत बड़ी संख्या में लोग बाजार में आते हैं और पैसा देके चले जाते हैं। फिर जब मैच्योरिटी लौटती है तो चाहे आप वैल्यू पिक्स की, कोई लोग इन्वेस्टिंग करते हैं, कुछ लोग ग्रोथ में करते हैं, और एक टेक्निकल के सहारे से आप लीडर्स एंड लैगार्ड्स को चुनते हैं। तो देखिए, वो जो बचपन में कहीं कोई मेले में गए होंगे तो जो झूला होता था ना, ऐसे गोल घूमता था, तो आपका उद्देश्य उन सेक्टर्स को पकड़ना जो ऊंचाई पर चढ़ेंगे। तो आपको ऑब्वियसली खराब खबरों के बीच में नीचे उतरती चीज को लेना, ऊपर चढ़ने के लिए वही स्पेक्यूलेशन है। तो वीरू, आपने तीनों वो ताश के 3 इक्के में कहूंगा इस वक्त। अभी देखिए, मेटल्स में जो तूफान मचा हुआ है, बैंक्स में तूफान मचा हुआ है, लार्ज कैप फार्मा थक गया, तो वहां से मुझे लगता है पैसा निकलेगा। और आपने लाइंस जो क्रमशः तीनों सेक्टर बताए, लार्ज कैप आईटीज, केमिकल्स और एफएमसीजी, ये बिल्कुल मुझे डिफेंसिव प्ले लगते हैं। अगर निफ्टी में कोई 1000-1200 पॉइंट का करेक्शन आ गया, जिसको मैं रूल आउट नहीं कर सकता, अब हम 23,000 के आसपास हैं, तो ये सेक्टर्स में बहुत कम मार पड़ेगी। और अगर मार्केट इसी तरह चलता चला गया तो इन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा पैसा बनेगा। तो हमारी सारी लॉन्ग्स अभी इन्हीं 3 सेक्टर्स में फोकस्ड है कि नई लॉन्ग्स हम उधर ही बना रहे। इसके साथ में आप एक मीडिया एंटरटेनमेंट को भी जोड़ दीजिए। तो ये 4 जो अंडर परफॉर्मर्स थे, वो गाना है ना, सबका टाइम आएगा, तब इन 4 का टाइम आएगा। तो इन 4 का टाइम आएगा। अच्छा, कुछ इसी अगर आप प्रकार के कुछ स्टॉक्स को देखिए जहां पे काफी शॉर्टिंग थी, जिन्होंने पूरे पिछले 6 महीने में बाजार के अपस्विंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, था पीवीआर, आप जुबिलेंट फूड, इन दोनों पर आपका टेक, सेक्टर स्पेसिफिक नहीं, स्टॉक स्पेसिफिक, इन दोनों पे पूछूंगा आपसे राय में। देखिए, पीवीआर पे अपनी पहले भी बात हो चुकी है कि पीवीआर मुझे यहाँ से 2200-2300 तक की चाल लगता है शुरू हो चुकी है। ऐसा लगता है उसको टुकड़े टुकड़े में सौदा बनाना पड़ेगा। वापस से आज पीवीआर को रीएम्फसाइज करते हैं, एक अप ट्रेंड शुरू हो चुका है, और अब जिस दिन ये 1430-40 के ऊपर निकलेगा, ठीक है, टेम्पररी रेजिस्टेंस 1460-70 का देगा, थोड़ा सा वापस वहां से पुल बैक आएगा, और रोज के ट्रेडिंग गेम्स अपनी जगह पे है। पर एक सेक्युलर रन पीवीआर में शुरू हो चुका है, और ये पिछले हाई को 1880 को क्रॉस करके 2100-2200 की तरफ चले। और जुबिलेंट तो आपका मेरा दोनों का ही
फेवरेट सा स्टॉक रहा है वीरू, और इसे हम बहुत बार डिस्कस करते हैं। तो इस सेक्युलर डाउन ट्रेंड के बाद देखिए एक अपटिक इसमें शुरू हो गई है। लेटेस्ट लेग ऑफ डाउन ट्रेंड डिफाइड है, ऊपर आने के बाद अभी साइडवेज कंसोलिडेशन दे रहा है। हमें टेबल थंपिंग बाई कॉल, बस ले लो, सोचो मत, ये भावना के साथ सौदा करेंगे। फिर 470 के ऊपर चल पड़ेगा। अगला पड़ाव 580 शिष्टाचार हेतु हुई हम कहेंगे, और वो 580 भी क्रॉस कर गया तो 720 भी जा सकता है। मतलब यहाँ मार खाने की जगह नहीं है, मिलेगा तो पैसा ही मिलेगा, मार नहीं पड़ेगी। ओके, अच्छा, इंडेक्स पर बात नहीं हुई। निफ्टी, बैंक निफ्टी पर क्या व्यू बन रहा है अब सुशील? ये बैंक निफ्टी और निफ्टी ने बेचने वालों को हर लेवल से थका दिया। फिर भी अगर अब ये हमारा ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है, इन पे हम रेंजेस को कॉल फॉर करें। देखिए निफ्टी की चार्ट के ऊपर मैं वापस से इन लकीरों को ड्रॉ कर देता हूं। अब आप प्रायर सारे टॉप्स को अगर कनेक्ट कर देते हो, बहुत सिंपल सी चार्ट है, तो हम करीब करीब वहां आ गए हैं। 23,000 30,050 का एक अगला रेजिस्टेंस हो सकता है। ये नीचे कहां तक जाएगा? देखिए यहां पे भी एक रेजिस्टेंस आया था 22,600 का, 21,800 के नीचे नहीं गया बाजार। ठीक है, उस टाइम बी ग्रुप के स्टॉक्स में लोग पिट गए थे ज्यादा, कोई बड़ी बात नहीं लगती मुझे कि ऊपर की लाल रेखा तोड़े बिना निफ्टी एक बार वापस आ जाए 22,000 तक, और फिर वापस चुनाव के नतीजे के बाद यहां तक आके, उसके बाद अभी तक का यह हमारा अनुमान है। देखिए ऑल फोरकास्टिंग इज एन इमेजिनेशन फर्स्ट, विद द हेल्प ऑफ स्टडिंग द पास्ट यू मेक योर इमेजिनेशन मॉडेस्ट। तो ये मेरी कल्पना है कि ये बाजार की आगे की ट्रेजेक्टरी है। मेरी कल्पना को मुझे बदलना पड़ेगा अगर ऊपर की लकीर टूट जाती है, नीचे की लकीर टूट जाती है। तो ये अभी प्रोजेक्टेड पाथ निफ्टी का मैं देख रहा हूं जून महीने तक। चुनाव में जो भी अच्छे परिणाम आएंगे और उसके बाद इस बाजार को जाना है। अमेरिका के भी बाजार देखिए उसी तरह से पोजीशन है, तो सारी चीजें आपस में जुड़ेंगी। एक बार वहां यूएस इंटरेस्ट रेट्स बहुत बुरी तरह से गिरेगी तो स्पाइक आ सकता है। तो स्पाइक के बाद भी लगातार कंटिन्यूअसली इंटरेस्ट रेट्स गिरती चली जाए, मुझे बीच में इस चार्ट को दिखाने की अनुमति दीजिए। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण चार्ट है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो आप लिक्विडिटी की चार्ट को, पैसे की चार्ट को नहीं मिस कर सकते। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड देखिए सिर्फ एक रैली बना रहा है, और ये रैली अब किसी भी टाइम रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगी नीचे की तरफ। कम से कम मैं 3.25 तक की चाल को एंटिसिपेट करता हूं मई के महीने तक। टेस्ला और एप्पल जैसे स्टॉक जो फट जाएंगे आसमान में, या हमारे यहाँ पे नजारा और हैप्पीएस्ट माइंड्स और टानला सॉल्यूशंस जैसे स्टॉक्स हमें मल्टी बैगर लगते हैं, तो क्या पता ये फॉलिंग डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट जस्टिफाई करे। शायद समय का मैं किसी और दिन में दिखाऊंगा। पास्ट में भी इस तरह से एक तरफा इंटरेस्ट रेट्स का स्लाइड आया है। एक बार मार्केट यूफोरिक होता है और उस यूफोरिक फ्रेंजी में फाइनल टॉप बनता है, तो हो सकता है 22,000 जाके वापस 23,500 आए, तब तक यूफोरिक फ्रेंजी बी ग्रुप के स्टॉक्स में हो लेगी। और अगर कोई कारण से ये यूएस 10 ईयर रेट 3.25 के भी नीचे चला गया तो सुखद समाचार नहीं होगा, फिर पेंडिमोनियम बच जाएगा। ऑलराइट सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको एक बार फिर से आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंजॉय योर डे। थैंक यू सो मच। चलिए अब इस शो को समाप्त कर दें, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट। कमोडिटी बाजार की तरफ लोगों का ज़बरदस्त क्रेज़ बढ़ रहा है। बढ़े भी क्यों ना, कमोडिटीज़ में बड़ी रैली है। लोग बाजार में निवेश तो करना चाहते हैं लेकिन सही तरीका नहीं जानते। ऐसे में आपकी मदद करने के लिए CNBC आवाज़ लेकर आया है अब तक की सबसे अनोखी पहल। देश विदेश के कमोडिटी बाजार के दिग्गजों से सीखिए कमोडिटी बाजार के गुर, सीखिए कैसे करते हैं बाजार में कमाई। जानिए FNO और पोर्टफोलियो हेजिंग के फंडे कैसे पहचानें, बाजार के ट्रेंड्स क्या हैं, बाजार के डायनामिक्स और एडवांस टेक्निकल इंडिकेटर्स कैसे पढ़ें और समझे, चार्ट का पैटर्न। इसके अलावा बहुत कुछ, साथ ही कमोडिटी से जुड़े आपके हर सवाल के जवाब, वो भी मिलेंगे आपको इस एक्सक्लूसिव वेबिनार में। इसके लिए जुड़िए हमारे साथ। मनीषा जी इसको लीड करेंगी और मनीषा जी स्टूडियो में। मनीषा जी, आज तो खैर बहुत शुभ दिन है इसको लॉन्च करने का, आज गुड़ी पड़वा, आपको भी उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताइए क्या है खास इस कमोडिटी गुरुकुल में? अनुज, हम इक्विटीज़ तो यहाँ पर जानते हैं कि कैसे ट्रेड करना है, लेकिन कमोडिटीज़ एक ग्लोबल सब्जेक्ट है और बहुत, इवन एज हम यहाँ पर 20 साल से इंडिया में कमोडिटीज़ ट्रेड करते हैं, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा लोगों को ये शायद नहीं समझता है। आप हिंदुस्तान कॉपर की थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, मैंने देखा था, अगर आप कॉपर प्राइसेस को देखें तो वहाँ पर भी ज़ोरदार तेज़ी है और कुछ सपोर्ट वहाँ पर बनता हुआ नजर आया है। तो हम आपको ये बताएंगे कि आप इसमें हेज कैसे करें, ट्रेड कैसे करें। अगर आप इक्विटीज़ में वो स्टॉक्स करते हैं तो अंडरलाइन कमोडिटीज़ में आपकी क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, इस पर भी करेंगे बात।
आपको याद दिला दें कि इंटरनेशनल मार्केट्स के अगर आप नंबर्स देखें तो कमोडिटी नंबर 2 पे आता है, नंबर 1 जो है वो करेंसी है, कमोडिटी है और फिर इक्विटी की वॉल्यूम्स आती हैं। जहां तक इंडियन मार्केट्स की बात है ये अभी भी बहुत नीश माना जाता है, तो इसको हम यहाँ पर ब्रेक डाउन करेंगे, कैसे आप ट्रेड करें, बेसिक से लेकर आपके इंटेलिजेंट क्वेश्चंस जो भी आप पूछना चाहें हम आपको लाइव वेबिनार में यहाँ पर इन सबको आंसर करते हुए नजर आएंगे। हमारे पास यहाँ पर इंटरनेशनल और डोमेस्टिक का स्ट्रॉन्ग पैनल है जो इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेगा। ओके, तो लुक फॉरवर्ड टू दिस मनीषा और ऑल द बेस्ट आपको। फिरू, तो अब एफएनओ गुरुकुल के बाद कमोडिटी गुरुकुल, और इस मार्केट में वाकई में कमोडिटी सीखने की ज़रूरत है। बिल्कुल, बाजार के हर पक्ष को और पैसा जहां से आए वहां अच्छा, हर जगह अपना कन्विक्शन हासिल कीजिए। इस बार मनीषा जी के साथ देखिए कमोडिटी गुरुकुल, ये एक्सक्लूसिव वेबिनार। मार्केट्स 22738, निफ्टी ऑलमोस्ट अगर आप देखें जो सिंकिंग ट्रेजेक्ट्री थी वो उसको थोड़ा सा रीगेन करने की कोशिश करता हुआ, बैंक निफ्टी 48811 पे ऑल टाइम हाई। और एक और चीज़, निफ्टी मेटल इंडेक्स ये अपने करियर के सर्वोच्च स्तरों पर आके खड़ा हुआ है और इसके ट्रेड्स हमने सारे के सारे बखूबी लिए। और हिंदुस्तान कॉपर करीब 9.25% की तेजी के साथ आज लग रहा है अनुज ये पूरा का पूरा दिन बिलोंग करता है मेटल्स को। क्या गजब मूव, 9% हिंदुस्तान कॉपर। बिल्कुल वीरू, और कल बैन से बाहर आया हिंदुस्तान कॉपर और आज देखिए क्या शानदार मोमेंटम यहाँ पर। और ये मार्केट आपको रोज़ एक ना एक बड़ी ट्रेड दे रहा है, उसको आपको सुबह सुबह लैच ऑन करना है और उसको कैरी करना है, ये क्लियर है। आज की बड़ी ट्रेड मेटल्स और शायद मिड कैप आईटी।